अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शहजाद। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है। लेकिन इन टॉपिक्स पर बात करने को पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मायूब समझा जाता है। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस ना होना आखिर इसकी वजह है या कोई और वजूहात हैं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने स्टूडियो में आज दावत दी है डॉक्टर हनीफ मोहम्मद को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक ट्रेनर हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है, लेकिन इस पे हमारे यहाँ बात क्यों नहीं की जाती? हमारी सोसाइटी में इतना मायूब क्यों समझा जाता है इस चीज़ को? क्या अवेयरनेस की कमी है या कुछ और वजह है इसके पीछे? मेरे ख़्याल में एक दो रीज़न्स हैं इसके। एक तो अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के लिए कौन जाके कहेगा कि मैं पागल हूँ? कोई भी जाके तो नहीं कहेगा। तो इसी वजह से अगर मुझे साइकोलॉजिकली कोई इशू हो रहा है तो उसका डिस्कशन मेरे साथ कुछ भी नहीं है। और किसको पता है कि साइकोलॉजिकली मेरे साथ प्रॉब्लम है? मेरी एग्रेशन जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है, और वो एग्रेशन किसके ऊपर निकल रही है, वो भी अंदाज़ा नहीं होता। तो अक्सर औक़ात लोग जो है वो अपने डिप्रेशन को या अपने लोनलीनेस को डिप्रेशन के तौर पे ट्रीट करते हुए उनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि वाकई में वो डिप्रेशन के अंदर है। तो उनका जो ये डिप्रेशन है वो दूसरों पे निकल भी रहा होता है और नज़र भी आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार लोग ब्रेक डाउन कर जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। सर्टेन टाइम्स उनको फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्टेन इश्यूज़ ऑफिस की तरफ से आ रहे होते हैं, तो वो इसको कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहते। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसके अंदर डिस्कशन कभी भी नहीं आता। और अगर आप किसी को कह भी दें कि अगर उनको थेरेपी की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तब भी वो ये समझते हैं कि ये सारी यूज़लेस चीज़ें हैं एंड इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर एनी थेरेपी। ठीक है। अच्छा सर, ये अवेयरनेस हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? लाइक अगर मुझे भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा कि मुझे कोई मेंटली मैं अपसेट हूँ या हो सकता है मुझे एंजाइटी हो, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये चीज़ें हम ख़ुद भी बहुत टाइम बाद एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हम किस तरह क्रिएट करें? वेल, लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि उनकी सेल्फ़ अवेयरनेस क्या है। और दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, तो दुनिया के अंदर कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 15% लोगों को मैक्सिमम पता है कि वो ख़ुद अपने बारे में कितना जानते हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 85% लोग दुनिया के अंदर अपने बारे में नहीं जानते। हावेवर जब आप किसी से भी पूछें कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितनी सेल्फ़ अवेयरनेस उनके पास है, तो वो कहते हैं कि हम 90% तक अपने बारे में जानते हैं, और वो सिर्फ 10% रिलेट करते हैं कि वो अपने बारे में नहीं जानते। जबकि रिसर्च शो करता है कि लोग सिर्फ 15% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने बारे में जानते हैं। तो अगर मुझे अपने बारे में पता ही नहीं है कि मुझे क्या चीज़ सैड कर रही है, तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं किसी के साथ जाके बातचीत करूँ कि मुझे सैडनेस हो रही है? इसके लिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी फ़ीलिंग्स क्या होती है। हाउ डू दे फील? क्या वो टायर्ड तो फील नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अग्रेसिव हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नींद पूरी ना हो रही हो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हो? और अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो ये तो एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। और स्ट्रेसेस एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर है। जो सबसे अवेयर चीज़ है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, ये हमारे बिहेवियर्स होते हैं। तो बिहेवियर्स के अंदर सिर्फ ये चीज़ देखना ज़रूरी है लोगों को कि हमारे बिहेवियर्स कहाँ पे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर एक ऐसी चीज़ है जो बार बार रिफ़्लेक्ट होती है, ठीक है? तो अगर मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो परेशानी मेरी जो अवेयर हूँ मैं उसी से आ रही हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई, और वो लेडी कहीं पे जॉब करती थी। तो उनका अपने बच्चों की तरफ बहुत अग्रेसिव बिहेवियर था। तो मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी जॉब पे उनके स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो स्ट्रेसेस की वजह से घर पे जो वो रिफ़्लेक्ट कर रही थी वो कुछ और रिफ़्लेक्ट कर रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत अपसेट हो रही है एंड व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री, तो बार बार मुझे कहती रही नहीं नहीं इट्स ओके, मैं तो नहीं हूँ। तो ये बिहेवियर्स हैं जो बहुत सारी जगहों पे रिफ़्लेक्ट हो रहे होते हैं।
अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप फीडबैक तो ले सकते हैं लोगों से कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही हो। तो एक मेरी नींद का पूरा ना होना, मुझे सुबह उठ के ऐसा फ़ील होना कि मैंने रेस्ट नहीं किया, ठीक है? उसके साथ-साथ मेरे बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है सर्टेन इंडिकेशंस कि मुझे फ़ील क्या हो रहा है। वो अगर सरफेस होना शुरू हो जाए तो लोगों को समझ में आने लगेगा कि सर्टेन चीज़ों की वजह से मुझे ये चीज़ आ रही है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार पास्ट का आ रहा होता है, और गुस्से की अगर आप डेफिनेशन भी कभी देखेंगे तो वो कहता है कि इट्स पास्ट दैट वी कैरी। तो पास्ट का मतलब है कि बहुत सारे हर्ट्स मेरे पास्ट में हुए थे जिसको मैं आज तक कैरी करके लेके चल रहा हूँ, तो वो गुस्से से मेरा रिफ़्लेक्ट हो जाता है। तो मेरा बिहेवियर रिफ़्लेक्ट करेगा मेरे अंदर की चीज़ों को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे थॉट्स को, ये सारी चीज़ों को। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ रहा है। सही। अच्छा सर, हमारी यंग जनरेशन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। इवन इफ़ वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों या वर्क प्लेस, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा है, नई जॉब ज्वाइन की है उसका प्रेशर। तो क्या यहाँ पर फैमिली गैप है, या तो फैमिली की तरफ से वो तवज्जो का ना मिलना, या और क्या रीज़न्स हो सकती हैं आपके ख्याल में? अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लतीफ़ा फ्लोट हुआ था, आपने अगर सुना हो उसका, सोशल मीडिया पे आया था कि 6 घंटे के लिए जब सोशल मीडिया बंद हो गया था, फेसबुक वगैरह, तो पता चला कि फैमिली बहुत अच्छी है मेरी। जी। तो वो उसका कहना ये था कि प्लीज़ टेक अ लुक एट योर फैमिलीज़। हम बहुत ज़्यादा यंगर जनरेशन स्पेशली स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लेके चलती है, और वो स्क्रीन टाइम की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूरो साइंस के अंदर, एक हार्मोन है जो उस वक्त रिलीज़ होता है जब हम फैमिलीज़ के साथ बैठते हैं, अपने लव वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। इवन जब हम हाथ मिलाते हैं लोगों से तो वो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। वो बॉन्डिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है हमें। तो रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करना विद फैमिली टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड से, और 75 ईयर्स ऑफ स्टडी हुई है कि हमें क्या चीज़ हैप्पी और हेल्दी रखती है। तो 75 ईयर्स ऑफ स्टडी के अंदर उनको रिफ्लेक्ट हुआ कि इट्स रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप्स जिसके अंदर सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हो। मेरे पास फेसबुक के ऊपर 3000 4000 लोग हैं, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स वो चीज़ है जिसके अंदर मैं काउंट कर सकूं कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वो क्लोज बॉन्डेड रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे डालते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट हमारी हैप्पी लाइफ के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए। हमारे बहुत सारे ऐसे हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप से रिलीज़ होते हैं। तो क्या हमने कभी रिलेशनशिप्स को टाइम दिया है? मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स करवाता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं उनसे पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, हज़ारों लोगों से पूछता हूँ कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो नंबर 1 पे वो हमेशा कहते हैं फैमिली। बट व्हेन आई आस्क देम कि आप फैमिली को कितना टाइम देते हैं, कितने एफर्ट्स डालते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, और क्वालिटी टाइम उनके साथ गुजारते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब है मेरा पूरा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर ही हो। जब मैं उनके साथ हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर रहा, ना मैं मोबाइल फ़ोन्स को देख रहा हूँ, ना मैं परेशान हूँ अपने काम के लिए, मैं वो मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ उनके साथ। तो मेरी खुशी और उनकी खुशी दोनों चीज़ें उससे अटैच्ड हैं। तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें और उसको हार्नेस करें। ये एक ऐसी चीज़ है विच विल हेल्प। पेंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आए दैट इज़ लोनलीनेस। ठीक है, तो लोनलीनेस अगर सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगी कि अक्सर पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी बिज़ी स्केड्यूल्स की वजह से, जॉब में बिज़ी हैं, अपना स्ट्रेस, वर्क लाइफ का स्ट्रेस है, तो वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, उनसे पूछते नहीं आके कि तुम्हें कोई चीज़ तंग कर रही है, तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते, एज अ फ्रेंड कनेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के फिर वही बच्चे डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? हमने एक ड्राइव की थी एक कंपनी के साथ मिलके, और हमने तकरीबन 350 बच्चों को
8th ग्रेड से लेके 12 ग्रेड तक के बच्चों को जो ए लेवल्स के अंदर हैं, उनको हमने असेस किया था सेल्फ इस्टीम पे और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये आया था कि मोर देन 80% बच्चे फेल्ट निगलेक्टेड, उनको निगलेक्टेड फील हो रहा था। यही फिर हमने पहले तो कराची में किया था हम लोगों ने, फिर इसको ले गए थे हम लाहौर में तकरीबन 250 बच्चों के साथ फिर से ये रिपीट हुआ था। तो तकरीबन 600 बच्चों का डेटा हमारे पास था जिसके अंदर हम लोगों ने इसको किया था। ज़्यादातर पेरेंट्स को यही हमने उस वक्त समझाया था कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द किड्स। अब सेल्फ़ इस्टीम का मतलब है कि अगर मैंने अपने आप को उसी तरीके से देखना है, बुरे तरीके से देखना है, तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि राबिया यू आर नो गुड, आप ठीक नहीं हैं, आप मुझे परेशान कर रही हैं, आप मुझे तंग कर रही हैं, तो राबिया को अपना आप बुरा लगने लगेगा ना। तो राबिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अपने उसके अंदर अपना जो रिफ्लेक्शन देख रही होगी वो इतना बुरा देख रही होगी कि उसको प्रोग्रेस करना लाइफ के अंदर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं अपने आप को बुरा देखने लगूँगा तो फिर मेरे लिए प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे अक्सर गेम्स खेलते हैं या इस तरीके से, तो उनका वेट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा होता है और उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि डाइट पे जाओ और वेट कम करो और एक्सरसाइज करो, तो वो बच्चे नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि उनको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता और उनका ऐसा लगता है कि यार मैं वैसे ही हूँ, तो मैं जितना भी कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। तो हमारी जो लैंग्वेज है बच्चों के साथ, हमें जो टाइम गुजारना है, हमें उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ काम करवाना ज़रूरी है। डांट डपट के और इस तरीके से काम करवाना, या हम अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स को जब वो तंग करते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है कि आप जाके खेलें, और वो मोबाइल फ़ोन के अंदर इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उनको किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इतनी नेगेटिविटी फैलाई हुई है आसपास, मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चा मेरा पॉजिटिव होके निकलेगा, ठीक है? तो वो पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने ही उसको इनकरेज किया है कि तुम स्क्रीन टाइम पे लो। आखिरी में जाके जब वो बच्चा मेरे साथ टाइम नहीं गुजारता और मैं कंप्लेन करता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, तो वो तो बीज तो मैंने ही बोया था ना उसका। तो मैं अगर उसके साथ टाइम गुजारना शुरू करूँगा और मैं वो डिवाइसेस को हटा दूँ और मैं उसके साथ खेलूँ, गेम्स खेलूँ, फिज़िकल गेम्स खेलूँ और उसको समझने की कोशिश करूँ, तो उसके बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मेरी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लाइफ के इश्यूज़ को मैं समझूंगा और उसको मैं रिजॉल्व करूँगा। तो मेरे तो पेरेंट होने का मकसद ही ये है कि मैं उसको सही तरीके से गाइड करूँ। सही। अच्छा सर, आम तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी फ़ीमेल ज़्यादा डिप्रेस हैं मेल के मुकाबले में। दोनों तरफ का प्रेशर देखना पड़ रहा होता है हमें। अगर हम एक जॉब करने वाली खातून हैं तो फैमिली का प्रेशर अलग होता है, वर्क लाइफ का स्ट्रेस अलग होता है, सोसाइटी का प्रेशर एक अलग होता है। तो इस चीज़ को किस तरह हम एक उस वे में लेकर जाएं कि हम सारी चीज़ों को एक तरीके से मैनेज कर सकें? और आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटी का प्रेशर है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? देखें, हमने शुरू से फ़ीमेल को हाउस के तौर पे देखा है कि वो हाउस गवर्नेंस, हम कहते हैं कि वो हाउस को गवर्न करती है, तो हमने उसको इसी तरीके से देखा है। जब वो वर्किंग वुमेन बनती है तो वो वर्क भी कर रही होती है और घर को भी देख रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद द फीमेल। इस वजह से बहुत सारे प्रेशर्स बढ़े। पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे प्रेशर्स और भी बढ़े, क्योंकि मैं भी घर पे हूँ और मेरी वाइफ भी घर पे है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे उसी तरीके से ट्रीट करे जिस तरीके से रेगुलरली करती हुई आई है। अब वो घर में बैठी हुई है तो मैं घर में उसको बैठ के क्या करूँगा? मैं उसको कहूँगा ये भी दो, मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, और वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी वजह से फ़ीमेल्स के ऊपर स्ट्रेसेस और ज़्यादा हुए हैं। जो 2020 का जो रिसर्च है वो ये शो कर रहा है कि फ़ीमेल्स के अंदर 38% जो प्रेशर था या स्ट्रेस था, दैट इंक्रीज बाय 57%। तो वो इतना हाई हो गया फीमेल्स के ऊपर। एंड सिंस आपके जितने भी मेडिकल या मेडिकल अलाइड जो हम लोग हेल्थ कहते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर फीमेल्स काम कर रही है, ठीक है? 70% इज़ मेड अप ऑफ फीमेल्स। तो वो 70% अगर फीमेल्स हैं तो घर जाके भी उनको देखना है, तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही है, फिर घर जाके भी घर को भी मैनेज कर रही है। तो उनके स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वायलेंस भी बहुत बढ़ गया पेंडेमिक की वजह से, विच इज़ अगेन फीमेल मेल दोनों की तरफ से आ रहा है। अब फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बातों को सुने। तो लिसनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिसनिंग को रिलेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग से। हम कभी भी लिसनिंग को सिर्फ सुनने से रिलेट नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अगर मैं राबिया की बात सुनूं और उसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करूं कि वो क्या फ़ील करती है उस वक्त,
उसकी क्या फीलिंग्स आ रही है। तो वो जो समझना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। अगर मैंने सिर्फ सुन के उसको इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब है कि मेरी ना अंडरस्टैंडिंग हुई है, ना मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मेरा बढ़ता ही रहेगा। आप मुझे कहते रहेंगे कि यार यू डोंट अंडरस्टैंड, और मैं कहूँगा कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग से ही आ सकती है। तो अगर मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ या मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ या मैं उसको देखता हूँ कि वो किस तरीके से काम कर रही है और कितना प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, उस प्रेशर के अंदर अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प करना शुरू कर दूँगा और उसको सपोर्ट करना शुरू करूँगा। इसी तरीके से जब मेरे ऊपर प्रेशर होगा तो मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करेगी, राइट। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर है हस्बैंड एंड वाइफ का या फैमिली का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिलेशनशिप एंड सपोर्ट सिस्टम है, तो वो अगर सपोर्ट ही नहीं है और मैं सुनता ही नहीं हूँ बात को, तो मैंने तो हमेशा उसकी सिचुएशन को तो समझा ही नहीं ना। एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ थोड़ी सी टिप्स बताइए कि अगर आपकी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, लाइक आपका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है या आपका कोई टारगेट सेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो उस वक्त अपने आप को मैनेज किस तरह करें? कोई ऐसी की पॉइंट्स बताइए। देखें, आपके जितने भी स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में फिर क्या किया जाए? तो जब मैं चेंज नहीं कर सकता तो मेरा रिएक्शन डिटरमिन करता है कि मैं उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा हूँ। तो अगर मैं चेंज ही नहीं कर सकता तो मैं अपना गुस्सा दिखा लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ तो चेंज नहीं होनी है ना। अगर मैं ट्रैफिक में जाता हूँ तो ट्रैफिक अगर मेरा सही नहीं है और मुझे बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, तो मैं उस ट्रैफिक के अंदर क्या करूँगा? मैं अपने आप को काम डाउन करूँगा, मैं अपने आप को तो डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। तो मेरा जो रिएक्शन है वो डिटरमिन करेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो मुझे पीसफुल होना ज़रूरी है ताकि मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो भी कम से कम इसके साथ रहें। तो पीसफुल के लिए एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज आती है, जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, आपके फोकस की एक्सरसाइजेज हैं, आपके माइंड को पीसफुल कर देती है। मैं अक्सर औकात अपने ट्रेनिंग सेशंस में इसको करवाता हूँ, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज, तो लोग सो जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन के दौरान सो जाते हैं वो, और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार क्या हो गया, आप कैसे सो गए? तो उन्होंने कहा इतना सुकून मिल रहा था कि हमें नींद आ गई। तो ये एक ऐसी टिप है जो कि हेल्प करती है। साइकोलॉजी के अंदर मैं एंग्जाइटी, एंगर और ये सारी चीज़ें भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो जितनी भी हम लोग उसकी रेगुलर चीज़ें देखते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है, जो ब्रेन को हेल्प करती है डेवलप होने में, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है विच विल हेल्प पीपल टू बी पीसफुल, और इसकी बहुत सारी वीडियोज़ रखी हुई हैं, यूट्यूब पर रखी हुई हैं, और आपको बहुत सारा इसका मटेरियल भी मिल जाएगा नेट पे। तो अगर उसकी प्रैक्टिस आप करें सोने जाने से पहले 10 मिनट के लिए, तो आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा। वो लोग जिनको नींद नहीं आती है वो आराम से सो जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो बड़ी डिप्रेशन के अंदर चली गई, और डिप्रेशन के बाद उसने 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। तो मैंने फिर उसके साथ बातचीत करके उसको रेकमेंड किया कि प्लीज़ आप मेडिटेशन करें। तो लास्ट वीक उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि मुझे बहुत हेल्प हुई, आई हैव कम आउट ऑफ इट, वो डिप्रेशन से भी बाहर आ गई, और माइंडफुलनेस ने उसको बहुत हेल्प किया है, ये मेडिटेशन ने। तो ये एक ऐसी टिप है जो बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड, जो ज़्यादातर रिसर्चेस हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सेकंड सबसे बड़ी टिप हमें मिलती है, देयर इज़ प्रेयर्स। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं या इस तरह की चीज़ करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स को पंप कर रही होती है, और वो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हमारे जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं तो हमें पीसफुल करते हैं, और वो पीसफुलनेस इज़ एक्सेलेंट। तो ये 2 टिप्स ऐसी हैं जो अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है सर, मैं एंड में चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दें मेंटल हेल्थ डे के मौके पर। मेंटल हेल्थ पेंडेमिक से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एंड ये इतना इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ तो हर दूसरा बंदा मुझे कह रहा होता है कि वो ज़ेनेक्स ले रहा है या वो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है। आपकी नेचुरल इतनी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। वन ऑफ द टिप्स इज़ एक्सरसाइजिंग। तो आप अगर वॉक करते हैं तो वॉक करने से एक हार्मोन पंप होता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आपके जिस्म के अंदर जब पंप होता है तो आपकी हीलिंग आपको करता है, और आपको वो एक्सरसाइजेस बेसिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करना शुरू कर देता है आपके जिस्म से। तो वॉक आप ऐसी जगह करें जहाँ पे ग्रीनरी हो, हल्की सी धूप हो, तो आपका विटामिन डी, आपके ऑक्सीजन लेवल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल।
और आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा टू बी एबल टू डू दिस, कि मैंने आधा घंटा वॉक करनी है एवरी सिंगल डे। आपके बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज इससे रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके स्ट्रेसेस रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा मैसेज ये होगा कि मेंटल हेल्थ इज़ बिकमिंग वेरी 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 बिग इशू, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। 750 मिलियन पीपल आपके डिप्रेशन का शिकार हैं एवरी ईयर, और डेवलप कंट्रीज़ तो 3.2 बिलियन पाउंड से लेके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्पेंड कर रही है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इसके इश्यूज़ आ रहे हैं। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, तो लोगों को नहीं पता कि उनके साथ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि उनको ये पता होता है कि गड़बड़ है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये गड़बड़ जो है वो मेरे मेंटल से मेरे फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हार्ट अटैक्स इज़ अ रीज़न जो कि मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। तो मेरा मैसेज ये होगा कि प्लीज़ टाइमली आप लोग इसको देखें और ऐसे चीज़ें करें जो आपको पीसफुल कर सके। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।